नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। सप्ताह के अंत में हफ्ते की सबसे बड़ी खबर को हम करते हैं डिकोड एक बड़ी डिबेट के साथ। और इस हफ्ते सवाल है, क्या देश में भाजपा का विरोध धर्म विरोध है? क्या केंद्र सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध है? यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का। बयान दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इस बयान का कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर समर्थन किया तो बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध भी किया। सवाल यहां यह कि क्या यह महज एक सियासी आरोप है या फिर इसमें वाकई कोई सच्चाई? आम जन के मन में क्या है, यह भी एक सवाल है, या फिर इसे लेकर आम जन के मन में इस बात को बैठाने को लेकर कोई एजेंडा है? इस अहम मुद्दे को आज हम डिकोड करेंगे एक बड़े पैनल के साथ डिबेट करते हुए। ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ, ये बात आई कहां से, किस अंदाज में शुरू हुई थी और आज इस पर कितने बयान आ चुके हैं, इन सब पर एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। संरक्षण में यहां से लेकर दिल्ली तक संरक्षण मिला हुआ है। इस प्रकार ये धर्मांतरण की आंधी से छत्तीसगढ़ को बचाना है। आज बस्तर में जो हो रहा है, यहाँ की फिजा को और इस तरीके से अगर होगा तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं और ये पूरी तरह 1977 की 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। कांग्रेस तो हर समय राम विरोधी है, राष्ट्र विरोधी भी है। जो कांग्रेस पार्टी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचे उसको आप राम विरोधी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? नारायणपुर की घटना को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन धर्मांतरण से शुरू हुई बहस रासुका से लेकर अब राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी कौन की जंग तक आ पहुंची है। दरअसल भूपेश सरकार ने प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। इस पर बीजेपी को आपातकाल की याद आई। इस आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समय समय पर अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। बीजेपी सरकारें भी ऐसा करती रही हैं, लेकिन अब तो ये माहौल है कि बीजेपी के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी और दिल्ली सरकार के बारे में बोलो तो राष्ट्र विरोधी कहलाते हैं। यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा वो सिर्फ एक विपक्षी नेता का आरोप है या फिर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ ये परसेप्शन जनता के बीच भी है। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर भूपेश के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा तो बहुत सोच के कहा होगा, वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से आज की तारीख में ये माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमको जब आज़ादी की लड़ाई याद आती है तो हमें लगता है इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हम सब लोग तो अपनी जिस कार्य में लगे हैं वो लगे हैं और वो काम कर रहे हैं। इधर सीएम भूपेश और कांग्रेसियों के प्रहार पर बीजेपी नेता उदाहरण समेत ये बताने लगे हैं कि क्यों कांग्रेस को राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। साथ ही भाजपा नेताओं ने कई गंभीर आरोप दोहराए हैं। कांग्रेस तो हर समय राम विरोधी है, राष्ट्र विरोधी भी है। जो कांग्रेस पार्टी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचे उसको आप राम विरोधी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, अपने कर्मों पर गौर नहीं करती, हमेशा दूसरों पर आरोप मढ़ने का काम करती है। इसी के कारण कांग्रेस की हालत खराब हुई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में संदेश दिया है, तो जिहाद की तुलना गीता से करना क्या उचित है? भूपेश बघेल जी में यदि थोड़ा सा भी है तो पहले छत्तीसगढ़ वासियों को इसका जवाब दें। एक दौर था जब देश में इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा बुलंद हुआ था। आज के दौर में जो भाजपा के खिलाफ वो धर्म विरोधी और जो मोदी सरकार के खिलाफ वो देशद्रोही, क्या वाकई ये परसेप्शन बन चला है? 2023 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव है, फिर 2024 भी चुनावी साल है और चुनाव में परसेप्शन पॉलिटिक्स के काफी मायने होते हैं। तो सवाल ये कि क्या आम जनता कांग्रेस के तर्क से इत्तेफाक रखती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी को अब 2024 से पहले इस परसेप्शन के खिलाफ भी लड़ना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो क्या बीजेपी का विरोध राष्ट्र विरोध है? क्या केवल ये एक विपक्ष के नेता की प्रतिक्रिया है या फिर एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है या फिर जनता के मन में भी वही बात है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है?
चलिए इस विषय को हम डिकोड करते हैं एक बड़ी डिबेट के द्वारा, और डिबेट के लिए हमारे साथ में एक वृहद पैनल है। पैनल में छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए। नमस्कार संजय जी। प्रमोद दुबे साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस मंच पर रखेंगे, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर आर.के. दोगने साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता। साथ में रंजन श्रीवास्तव जी हैं, बेहद वरिष्ठ पत्रकार, लंबा तजुर्बा रखते हैं और इस तरह की सियासत पर बारीक और पैनी नजर रखते हैं। आप सबको नमस्कार है। आप सब मिलकर आज इस विषय को डिकोड करेंगे एक डिबेट के द्वारा। शुरुआत हम, चूंकि मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक बयान से शुरू हुआ, संजय श्रीवास्तव जी से हम शुरुआत करते हैं। बिना रोक टोक के आप इस मुद्दे को डिकोड करने के लिए अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, 90 सेकंड्स में अपनी बात रखें। संजय जी, क्या बीजेपी का विरोध राष्ट्र का विरोध बन गया है? देखिए, वर्तमान समय में जो कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है पुनित जी, उनका यह कथन जिस तरीके से आया, मुख्यमंत्री जी के बयान को मैं सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं का बयान सुन रहा था, मुझे लगता है कि पुराने जो काम इन्होंने किए हैं, कर्म जो किए हैं, उसकी एक अंतरात्मा की आवाज इनको सुनाई दे रही है और शायद यही महसूस हो रहा है कि वास्तव में इन्होंने राष्ट्रद्रोह या फिर हम कहें कि जिस तरीके के काम कर रहे हैं उसकी अंतरात्मा की आवाज सामने दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है, देशद्रोह की बात है और बीजेपी के विरोध की बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, धर्म विरोध की बात उन्होंने किया है। यदि इसी देश के अंदर में यदि राम मंदिर के लिए आंदोलन होते हैं, राम मंदिर की यदि बात की जाती है, तो इस पर सवाल खड़ा करने वाले व्यक्ति कौन है? ये कांग्रेस के ही तो लोग हैं। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब तो ये सुनते भी नहीं थे और तमाम प्रकार की संज्ञा देते थे। राम सेतु की बात करें, राम मंदिर की बात करें, तमाम प्रकार की जो चीजें सामने आई है, ये इनके अंतरात्मा की आवाज बनकर ये आ रही है कि वास्तव में इन्होंने राम विरोधी अपने व्यवहार को यहां पर प्रदर्शित किया था। अब देशद्रोही की बात, भाई आपको कौन कह रहा है कि देशद्रोही है? लेकिन आपके जो कर्म है, आपके जो कार्य हैं, आपके जो मुखार बिंदु से जो चीजें निकलती हैं, वो इस बात को जनता को सोचने पर मजबूर करती है कि आप देशद्रोही भाषा में किस तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, यदि एयर स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, तो उन जवानों पर जो जवान शहीद हो जाते हैं, जिनके पति हैं, जिनके बेटे हैं, जो सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अनेक जवानों ने अपनी शहादत दी, उस पर भी सवाल देश का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं करता है। उस पर सवाल कांग्रेस के लोग खड़ा करते हैं। आपने अपनी बात रखी, वापस आपके पास विस्तार के लिए लौटूंगा। प्रमोद दुबे साहब हैं, यही परसेप्शन। प्रमोद दुबे साहब, अपनी बात आप रखें। क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है जो मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया? नहीं, देखिए पुनित जी, अगर सरसरी तौर पर हम अगर कहीं चर्चा करें तो हम इन बातों को याद दिलाते हैं जनता की ओर से कि जो आपने कहा था उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह मानते हैं, अगर आप देशद्रोह मानते हैं। आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी अमेरिका में जाती हैं, कहती हैं डॉलर मजबूत नहीं हुआ है, रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। तब हमको याद दिलाना पड़ता है कि आप क्या कह रही हैं। तब याद दिलाना पड़ता है जब 30 रुपया पेट्रोल का रेट हो जाएगा, डीजल का रेट हो जाएगा, तब हम याद दिलाते हैं। तब हम याद दिलाते हैं कि आप 2022 तक के फसलों के रेट को दुगना करेंगे, ऐसा आपने कहा था अपने 75 वादों में। तो जब 75 वादों को उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे, वो जनता के लिए किए गए वादे थे, उनको जब याद दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है तो वो फिर राष्ट्रद्रोह कहला जाता है, फिर वो देशद्रोह कहला जाता है, फिर धर्मद्रोह कहला जाता है। एक्चुअल में मुश्किल इस बात का है पुनित जी कि राजा ने कहा रात है, मंत्रियों ने दोहराया रात है, संतरियों ने कहा भी रात है, कुछ लोगों ने भी अंगड़ाई ली, कुछ लोगों ने उबासी ली, और ये तो सुबह सुबह की बात है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं को देख लो आप, सिवाय राम मंदिर, सिवाय राम जी के भगवान के, अरे ये क्या आप पेटेंट करा लिया आपने? आप क्या सर्टिफिकेट देते हैं किसी को? चलिए, क्या आपने इसे पेटेंट कराया, इस पर भी मैं उत्तर ले लूंगा। इस बात का भी हम जरूर उत्तर लेंगे। समर्थ लोग हैं बैठे हुए इस मंच के ऊपर। मध्य प्रदेश चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं। केसवानी साहब, ऐसा क्यों लोगों को लग रहा है, खासतौर पर विपक्ष को लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि अगर आप बीजेपी के या केंद्र सरकार की किसी भी बात के विरोध में कुछ कहें तो फिर वो राष्ट्रद्रोह हो जाता है, धर्मद्रोह हो जाता है, जबकि असहमति का भी स्थान लोकतंत्र में है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस जन भावनाओं को समझने का काम ही नहीं कर रही है।
अगर जन भावनाओं को समझती तो आज 440 से 40 पे नहीं आ पाते ये लोग। इन्होंने 60 साल का अपना जो कैरियर था वो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नाकारने, राम सेतु को काल्पनिक बताने, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने, और हद तो तब हो गई जब श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह जी तब भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जब भगवान श्री राम जी का मंदिर का जो भूमि पूजन है विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी करते हैं। तो इन्होंने तो पूरा जीवन ही राम के विरोध में निकाला है, और अब आके जब ये सब चीजें जनता अपने कर्मों का जब बात कर रही है तो इनको रामद्रोह, धर्मद्रोह भी दिख रहा है, राष्ट्रद्रोह भी दिख रहा है। क्यों आप सेना का अपमान करते हो? हमने तो कभी नहीं कहा आपको सेना का अपमान। सर्जिकल स्ट्राइक पर किसने प्रश्न चिन्ह लगाया? कांग्रेस ने लगाया। एयर स्ट्राइक पे किसने प्रश्न चिन्ह लगाया? कांग्रेस पे। दिग्विजय सिंह जी के फोटो वायरल होते हैं सेना के जवान को, और अभी चाइना में जिस तरह से हमारे जवानों ने प्रदर्शन किया, वहां पे चाइना के सैनिकों को पीटा, उनके राहुल गांधी जी उसके विरोध में। और तो ये इनकी मानसिकता ही इस तरह की है। अगर आप टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थन करोगे, अगर देश विरोधी बातें करोगे, तो निश्चित रूप से, हम तो अपने मुंह से नहीं कर रहे, ये बघेल साहब स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, जब आप विरोध करते हो किसी चीज का तो मुझे लगता है कि एक उंगली आप सामने करते हो और 4 उंगली अपनी तरफ करते हो। तो ऐसे ही बातें करनी क्यों है? आपको कोई हम विरोध करते हैं तो ये बातें उठती हैं। डॉक्टर आरके दोगने साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सीनियर नेता हैं मध्य प्रदेश से। डॉक्टर दोगने, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को ये क्यों कहना पड़ा है? क्या कांग्रेस की कुछ गलतियां हैं जिस वजह से बीजेपी आपको ये तमगे देती है, जैसा वो अभी यहां भी तर्क दे रहे हैं? चलिए डॉक्टर दोगने, हेलो, जी कहें, अपनी बात कहें, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट को रखें। जी पुनीत जी, मेरा कहना ये है, जैसे ये अपने केसरवानी जी बोल रहे हैं या भाजपा के दूसरे प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, तो क्या इनका पेटेंट है क्या राम भगवान के ऊपर या कृष्ण भगवान के ऊपर ये इस तरह की बातें करते? और कहने का मकसद ये नहीं है। देखिए आप देखिए परिस्थितियां वर्तमान में, कानून व्यवस्था की स्थितियां क्या है। आज हम देखें, अभी हमारे यहाँ हरदा में एक आदमी जिसने मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया, उसका भी एक रिकॉर्ड बंद कर दिया। तो इस तरह के केस हो रहे, इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये धर्म की बात और राष्ट्रद्रोह की बात हर चीज को ले जाते हैं। छोटी सी बात हुई तो राष्ट्रद्रोह हो गया, राजधर्म बना दिया, धर्म के ठेकेदार हम हो गए, दूसरे भाजपा के हिंदू धर्म के विरोधी हो गए। तो ये धर्म को क्यों लाते हैं बीच में? अरे भाई, मंदिर बनना था, बन गया। मंदिर आपने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया। ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है मंदिर, और लोगों के पैसे से बन रहा है। चंदा दिया है लोगों ने, कोई भाजपा के लोगों ने दिया है क्या? ये पैसा वहां पे लगाया क्या? कौन सा पैसा लगाया? हिसाब दे अपना खुद, अगर खुद ने बनाया तो। झूठ बोलते हैं ये, और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को जबरदस्ती, सरकार इनकी है तो फंसाते हैं, लोगों को जबरदस्ती जेल में डालते हैं और परेशान करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ विकास की बात क्यों नहीं करते भाई? विकास की बात नहीं करते, और सवाल पूछने पर आप इस तरह के तमगे देते हैं। अगर प्रधानमंत्री, मैं आऊंगा आपके पास, आप सबने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट रखा है, अभी आप खुलकर बात कीजिएगा सभी लोग। रंजन श्रीवास्तव जी को हम और सुन ले, दोगने साहब, फिर सीधे बात करेंगे, सबसे खुलकर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है, लंबा तजुर्बा आप रखते हैं। रंजन जी, क्या यह परसेप्शन लोगों के बीच का है, या क्या यह परसेप्शन केवल कांग्रेस का है? क्या यह कांग्रेस पार्टी के कुछ पुराने स्टेटमेंट हैं, इस वजह से बीजेपी को मौका मिला है, या कांग्रेस पार्टी अब यह परसेप्शन जनता के बीच में क्रिएट कर रही? आपको क्या लगता है? प्रीत जी, देखिए, चुनाव में करीब 11 महीने बाकी हैं, जो विधानसभा का है। भाजपा का लंबा शासन रहा है, फिर कांग्रेस आती है, और इस पूरे जो भी वर्तमान मुद्दा है, इसमें आदिवासी वोट, जो कि छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी संख्या में है, वो डिसाइसिव फैक्टर है। भाजपा जब धर्मांतरण की बात करती है तो जाहिर है जो उनका वोट बैंक है, जो आदिवासियों के बीच में उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस है, ये धर्मांतरण करा रही है, क्योंकि लगातार उनका आरोप कांग्रेस पे है कि जो धर्मांतरण हो रहा है कांग्रेस करा रही है। और जब कांग्रेस और धर्मांतरण का मुद्दा आता है, फिर चर्च पे अटैक होता है, मतलब उनका आरोप सीधे टारगेट करने का है। जब चर्च की बात आती है तो कांग्रेस कुछ विशेष नेताओं का नाम आता है कि हाथ से लिंक जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि भाजपा कोशिश है कि इस मुद्दे पर बीजेपी को, कांग्रेस को बैकफुट पे लाया जाए। बीजेपी ऐसा कोशिश कर रही है। तो ये जो बयान आया है सीएम का, जाहिर है उस परसेप्शन को, जो आपने बात कही थी परसेप्शन वाली बात, उस परसेप्शन को जो भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बात कही
और कही होगी कि ये जो मामला है राष्ट्रद्रोही या धर्मद्रोही का है, तो उस परसेप्शन को तोड़ने का मामला है। कांग्रेस नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर, खासकर धर्मांतरण के मुद्दे पर चुनाव आते आते ऐसा माहौल बन जाए, खासकर आदिवासियों के बीच में, कि उनकी वजह से धर्मांतरण को लेकर के ये सारी बातचीत शुरू हुई थी। और जैसा अभी श्रीवास्तव जी बता भी रहे हैं कि धर्मांतरण पर से अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए ये बात कही कि अगर आप विरोध में कुछ कहते हैं तो एक नया परसेप्शन कांग्रेस को लेकर ना बने। चलिए, अब खुली बहस आप सभी कर सकते हैं। शुरुआत में उन प्रश्नों से करूंगा जो उठाए संजय जी ने, जो उठाए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब ने। प्रमोद जी, आपने सुना 3 सवाल यहां उठाए जा रहे हैं कि आपने सेना का अपमान आपके नेताओं ने किया, इस वजह से आरोप आप पर लगा, मौका उनको मिला। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन उठाया, इसलिए आपको लगा। पहले इसी का उत्तर दें, क्या सेना या सर्जिकल स्ट्राइक पर जो कुछ कहा नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी के, इसीलिए यह अवसर मिला बीजेपी को? देखिए पुनीत जी, कोई एक किसी एक आदमी से पार्टी नहीं चलती, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग 4 साल के लिए नियुक्ति दे रहे हैं, जो लोग सेना का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं भर्ती में, वो लोग आज इस प्रकार के प्रश्न अगर लगाते हैं तो वास्तव में यहाँ के युवाओं के साथ भद्दा मजाक भी है। और गहराई से अगर सोचें तो ऐसे मुद्दों पर आप ऐसी बात कर रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक, आपको पता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के लाश को टुकड़े में छलनी में लाया गया था। 36 गोली, 4 गोली, 20 गोली हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुरोधा थे, चाहे आदरणीय विद्याचरण शुक्ल की बात करें, चाहे इनकी बात करें, इन सब के बावजूद इतनी हम लोगों ने बलिदान देकर भी हमारे नेता अगर यहाँ आते हैं तो इससे बड़ा प्रमाण इस बात का नहीं हो सकता कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये उदाहरण के तौर पर कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, ये हमको सर्टिफिकेट देते हैं। अरे भाई, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, आपसे प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा? क्या विपक्ष का ये भी दायित्व नहीं है? क्या आप उसको भी दबा देंगे? क्या आप सड़क में नहीं आने देंगे? बस मुश्किल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, सरकार से भी आदमी सवाल न पूछे तो सवाल आगे पूछे किससे? जवाब आप जवाब देगा कौन? 75 वादे अगर आपने किए हैं, उन वादों के लिए जवाबदार कौन है? हम अगर बात करते हैं फसल दुगना कर दीजिए, हम किससे पूछेंगे? तो उन बातों को संजय जी से पूछता हूं मैं। संजय जी, दूसरी बात करना, वो सवाल जो जनता के, वो सवाल जो राज्य के हित के, अगर वो ना पूछेंगे तो कौन पूछेगा? दूसरा, सत्ता पक्ष से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? केंद्र से वो आप अपना हक नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? संजय जी। नहीं, निश्चित रूप से पूछना चाहिए पुनीत जी, कहीं आपत्ति नहीं है। इस देश में लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष है और सरकार है। सरकार भी चाहती है कि विपक्ष रहे, विपक्ष चाहता है कि सरकार जवाब दे। बात यह नहीं कि वो प्रश्न करना है। यदि आज इस छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, तो यदि विपक्ष प्रश्न पूछता है आरक्षण को लेकर तो उनको भी जवाब देना चाहिए। विषय आज आरक्षण का नहीं है, विषय जिस विषय पर मैं उस पर केंद्रित करता हूं। अभी लगातार प्रमोद दुबे जी या फिर कांग्रेस के जो अन्य नेता हमारे मध्य प्रदेश के बैठे हैं, वो बार बार इनकी पीड़ा तो देखिए कि ये बार बार कहते हैं कि राम इनके लिए, श्री राम भगवान प्रभु राम जो है वो इनपेटेंट हो गए क्या? कोई किसी को पेटेंट नहीं कर सकता। लेकिन आपका आचरण 50-60 सालों के अंदर में ऐसा रहा है कि अब आपकी अंतरात्मा से आवाज निकल रही है। आपको भी इस बात का महसूस हो रहा है कि भगवान श्री राम अर्थात भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी लगातार, हम तो जब शून्य में थे, कहीं नहीं थे, तब से हम राम मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उस समय आप गफलतबाजी में क्यों थे? आप सरकार में थे, आपको आगे बढ़कर इसको हाथ में लेना था कि हाँ, हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का ठीक है। अच्छा पॉइंट डॉक्टर दोगले साहब, मंदिर है, आपने बहुत देर से बात करना शुरू की, बीजेपी ने पहले से कर दी, छोड़ दिए। क्या इस बात की कोई आत्मग्लानि है? आप तुष्टिकरण कर रहे थे, आप संप्रदाय विशेष को लेकर देश में राजनीति कर रहे थे, तुष्टिकरण के आधार पर वोट बटोर रहे थे, इसलिए आपको अप्रासंगिक लग रहा था। लेकिन जब राम मंदिर के लिए समर्थन किया, अब आपको तकलीफ हो रही है भगवान श्री राम के नाम पर हमको राम का पेटेंट देते हैं। ये जनता का काम है, जनता ने किया है, आपको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है भाजपा को, क्योंकि श्रेय अगर ये आप सफाई दे रहे हैं, यही तो आपकी कमजोरी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जनता की है कि किसकी है, क्या है? आपने क्या कृत्य किया ये बताइए पहले। शुरुआत से लेकर आज तक अयोध्या के राम मंदिर के लिए आपका क्या योगदान रहा? 5 पॉइंट में पूछ रहा हूं, 5 काम बता दीजिए।
आप राम मंदिर का बोल नहीं सकते, राम मंदिर के बारे में बात नहीं कर सकते। आप चड्डे का हिसाब दो ना, आपने दिया क्या हिसाब? जब विकास की बात आती है, देश में क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे तो आप राम मंदिर ले आएंगे बीच में, आप देशद्रोह की बात कर देंगे, धर्म की बात कर देंगे। आप ये बताओ कि यहाँ ये समिट हो रही है, यहाँ प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हो रहा है, कहाँ डेवलपमेंट होगा इसका? ये बताने को तैयार नहीं है। दोगले साहब आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं दुर्गेश केसवानी जी। संजय भाई मैं आपको रोकता हूं, दुर्गेश केसवानी जी अपनी बात रखें। देखिए, ये दोगने जी जो अभी बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने भगवान श्री राम पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया, इसीलिए आज आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। देखिए, आपने भी राम सेतु के बारे में क्या बताया? आपकी सरकार ने केंद्र में क्या जवाब दिया? आपको पसंद नहीं करती है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, राम सेतु पर क्या वही जवाब बीजेपी ने नहीं दिया है सदन में, ये पूछा जा रहा है, उत्तर दीजिए इसका जरूर। अरे हम तो हर जवाब देते हैं, हमने तो कभी काल्पनिक नहीं बताया, हमने तो हमेशा हर चीज को जवाब दिया। वो आर्कोलॉजिकल विभाग से वो जो जवाब जो उसकी जानकारी चाहिए गई थी, उन्होंने ये कहा कोई अयोध्या के एक संत है, ये अयोध्या के एक संत है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के भाई को राम मंदिर की जमीन को बेचने का आरोप लगाया है। आ रहा हूं, एक मिनट प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं प्रमोद जी आपके पास। क्षमता रखिए, जब आपके पास तर्क नहीं होते ना अपनी वाणी में, तो आप ये शुरू कर देते हैं। अरे जनता अच्छा नहीं मानती है, चलिए ठीक है, अपने समय में बात नहीं कर पाए। दोगले साहब केसवानी जी आपको मैं रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए। प्रमोद दुबे जी आप अपनी बात कहें, आप जो स्क्रीन पर दिखाना बताना चाहते हैं रहें, और उस बात को पूरी तरह से स्टैब्लिश करने के लिए भी बात कहें, क्या कांग्रेस ने कोई पुरानी गलतियां की हैं जिस पर आज घेरे जाते हैं? पुनीत जी, ये एक संत हैं, आपको स्क्रीन में देख लीजिए, ये बड़े संत जी हैं अयोध्या के। इन्होंने कुछ दिनों पहले 22 दिसंबर 2022 को इन्होंने आरोप लगाया, भाजपा के कैबिनेट मंत्री पर लगा राम मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप। अयोध्या के संत ने दी आत्महत्या की चेतावनी। और कौन है ये? गोविंद सिंह राजपूत, उनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, एसडीएम सपना त्रिपाठी पर मंदिर की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये चरित्र, और इतना राम मंदिर की बात कर रहे हैं, इतना उसकी बात कर रहे हैं, चंपत राय जी पर किस प्रकार से आरोप लगा, और ये आप स्क्रीन पर दिखाइए इन लोगों को। देखिए, तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने राम की बात किया, हमने वो किया, आपने केवल जमीन हड़पने, पैसा खाने, मिर्ची बाबा है जो जेल में अभी बलात्कार के आरोप में, और दूसरे संत इनके पास वो थे कंप्यूटर बाबा, वो भी जमीन हड़पने के चक्कर में उनके ऊपर सब चली। अरे ये संत आपके हैं, आप किस संत को महान मानते हो, वो हम बताना चाह रहे हैं। अरे कांग्रेस जैसे संतों की बात चलती है। पुनीत जी जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने जमीनों पे कब्जे किए, ये उनके बहुत अच्छे से जानती है ऐसे लोगों के, जो विकास की चाल अलग है, आप सभी जरा संजय जी को सुनिएगा। संजय जी से एक सवाल पूछ रहा हूं, कृपया उसका उत्तर दर्शकों को भी सुनने दीजिएगा। संजय श्रीवास्तव जी, बार बार कांग्रेस पार्टी एक बात ये जरूर कहती है कि क्या आप अब देश में सबको ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन धर्म के साथ है, कौन धर्म के विरुद्ध है अपने मुताबिक? क्या आप सर्टिफिकेट देंगे राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र विरोध क्या है? क्या आप केवल सर्टिफिकेट बांटेंगे, और वो भी तब जब आपसे कोई हक मांगे या आपको कोई गलती दिखाए? देखिए पुनीत जी, इस देश के अंदर में किसी को अधिकार नहीं है, हम नहीं, इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी को सर्टिफिकेट बांटे और किसी को किसी का विरोधी या उसका पक्षकार कहे जी। लेकिन देखिए, जैसा मेरा आचरण रहेगा, जैसा मेरा व्यवहार रहेगा, जैसा मेरा कृत्य रहेगा, जैसा मेरी पॉलिसी रहेगी, इस आधार पर ये सब जो चीजें तय होते हैं। और जो परसेप्शन की बात हो रही है इसलिए होती है। कांग्रेस इस देश के अंदर में पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। इन्होंने देश की आजादी के समय, विभाजन के समय क्या कृत्य किया, वो उसकी आज चर्चा मैं नहीं करना चाहता। बाद में राम मंदिर के इशू को, जो मैंने पहले ही कहा कि आप तो सत्ता में थे, आप विपक्ष में थे, आपने इस राम मंदिर के विषय को आपने कभी ये नहीं समझा कि जो हिंदुओं का देश है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उनकी आस्था के विषय को आपने कभी सामने नहीं रखा। आप नकारते रहे। आपकी बात का मुझे जरा उत्तर लेने दें संजय जी, हम विपक्ष में रहकर आपकी बात का उत्तर देने दें। रंजन जी, आपने सबको सुना, क्या कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर या हिंदुओं के मुद्दे पर अपने स्टेटमेंट रखने में, खुलकर बात रखने में कोई देर की, या पुरानी गलतियां हैं? आपको क्या लगता है?
देर नहीं सर, इनकी नीयत खराब है, नीयत जी। मैं तो ये ये कहूंगा कि तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, भाई, आपका सारा संप्रदाय विशेष रंजन की जी को चमचागिरी एक करने लाइन वाले ड्रा लोग करने की हैं, कोशिश। इसलिए इन्होंने इस विषय को नहीं रखा। ठीक है पुनीत जी, देखिए चुनाव आते आते हमने कहा चुनाव आते आते एक रिलीजन के नाम पे एक लाइन ड्रा करने की कोशिश हो रही है, उनकी बात कम से कम पुनीत और जी, लाइन उनके के एक मुझसे तरफ अच्छा नहीं लगता भाजपा ये बताने कि की कोशिश उनके कर एक रही है, नेता के भाई हिंदुत्व अगर का जमीन मुद्दा हड़प हमारे रहे साथ है। हैं और चाहे राम मंदिर का इश्यू हो, हम एक सवाल के ऊपर हैं जो सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने, क्या कांग्रेस की पुरानी कोई चूक गलतियां इस वजह से आज उनको इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है, या वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। रंजन जी, जो बात आप कह रहे थे, आपको इस सारी डिबेट को सुनने के बाद में क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी की किन्हीं विषयों के ऊपर बयान देने में कोई चूक हुई है? चालू गया। देखिए पुनीत जी, राम मंदिर एजेंडा भाजपा के एजेंडा में रहा है बहुत समय से। तो यार भाजपा के लिए हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, प्लैंक है, भाजपा उसको नहीं छोड़ना चाहेगी। कांग्रेस पिछले कुछ चुनाव से लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व को भी लेकर चल रही है, वो नहीं चाहते कि हम हिंदुत्व से दूर दिखें। तो जब भी ऐसी बातें होती हैं, कांग्रेस की कोशिश होती है, तो भाजपा की तरफ कोशिश होती है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, राम बरगमन पथ का मुद्दा हो, राम सेतु का मुद्दा हो, धर्मांतर का मुद्दा, तो राइट साइड में भाजपा दिखे और कांग्रेस को विलेन साबित किया जाए। जाहिर है, तो ये जो पूरा जब ये अटैक होता है, कांग्रेस भी उसी तरह से अटैक करती है कि देखिए हम धर्मांतक मुद्दे, हमने एक्शन लिया, हमने चर्च मारे। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने कि 15 साल में जितने चर्च बने उतने 4 साल नहीं बने। तो जाहिर है कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि जो हम हिंदुत्व का मुद्दा है, हम भी उतने ही प्रमुखता से खड़े हैं जितना भाजपा रही हो ना रही हो। जबकि भाजपा जो राम मंदिर का मुद्दा, उन्होंने कहा देखिए राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, भाजपा नहीं बनवाया। तो कांग्रेस लगातार कोशिश करे बताने को कि जो भी मुद्दे हैं, जो आइकॉन्स हैं हिंदुओं के, जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं, हम खड़े हैं, भाजपा नहीं खड़ी है। क्योंकि भाजपा बताने की कोशिश कर रही है कि शुरू से हम खड़े हैं, कांग्रेस नहीं खड़ी, कांग्रेस विलेन है। ये लड़ाई इसी बात की है, इसी बात को एक लाइन ड्रा करने की कोशिश एकाधिकार से थोड़ी परेशानी भी है, किसी भी विषय पर उस एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश भी हो रही है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, कांग्रेस पार्टी ने कुछ तीखे और सीधे सवाल पूछे कि आप अब लगातार 2014 से केंद्र में सत्ता में आने के बाद अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं, चाहे रोजगार से जुड़ा हो, चाहे खातों में पैसे आने से जुड़ा हो, चाहे देश के दुनिया के रुतबे को लेकर के हो। और जब इन सवालों को पूछते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में, मसलन छत्तीसगढ़ में, तब आप इस तरीके के बयान देकर केवल कांग्रेस के खिलाफ माहौल को बनाकर मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, ये आरोप लगाते हैं। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल बन के रह गया है। अभी आप जो प्रश्न उनसे पूछ रहे थे उस पर भी मैं आना चाहूंगा। आज कांग्रेस को यह बताना चाहिए, अगर देश आपको ऐसा समझता है तो उसके पीछे के कारण क्या है। आप देश को बताइए ना कि कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके आपने खड़े किए थे, वो राम के अस्तित्व को नाकारने के लिए खड़े किए थे। आपने सुब्रमण्यम स्वामी को जो और उनको अपना पी चिदम्बरम जी को आपने अदालत में खड़ा किया था, काहे के लिए खड़ा किया था? क्यों आप चाहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा ही बना रहे? हम तो हमेशा से ही अपने वचन पत्र में, अपने संकल्प पत्र में कहते आए थे, और यही कांग्रेसी थे जो मजाक उड़ाते पर वो ये कहते कांग्रेस, ये सारी बातें आप तब उत्तर में देते हो जब आपसे पूछते हैं रोजगार के बारे में, जब आपसे पूछते हैं नोटबंदी के बारे में, जब आपसे पूछते हैं राज्यों के जीएसटी हक के बारे में। 1 जनवरी को और मैं बता रहा हूं आपको, आज ये किसानों के हितैषी बनने का काम जो कर बता रहे हैं। जब हम मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी तो हम लोग इनसे निवेदन करते रह गए कि वो किसानों की सूची उपलब्ध कराइए, जिसमें हमें प्रधानमंत्री से जो किसान निधि, सम्मान निधि मिल रही थी, उसको जमा कराने के लिए इन्होंने सूची उपलब्ध नहीं कराई। दोगने साहब इसका उत्तर देंगे। इनके ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते रहे। और दोगने साहब अभी विकास की बात कर रहे थे, उसका भी एक जवाब ले लीजिए। जब ये इनकी सरकार थी तो ये सिंचाई का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर था, हमने 45 लाख हेक्टेयर तक लेके गए। 30,000 किलोमीटर की सड़कें दी, हमने 2,30,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में बनाने का काम किया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। आप 7 साल में नहीं बन पाए, हम 18 साल में हमने सब करके दिखाया। नई कोई योजना लाया क्या? नए रोजगार के कोई उपाय किए क्या? ये कुछ नहीं। अरे इतनी बड़ा अभी आपने समिट देखा? अरे आपके तो उद्योगपति मुख्यमंत्री बने थे, तबादलों को उद्योग बना के मध्य प्रदेश में दे दिया। इसके विपरीत हमारे शिवराज जी ने ये जो समिट किया है, चाहे टूरिज्म की बात करें,
चाहे हम मेडिसिन की बात करें। ठीक है, एक और प्रमुख मुद्दा इस पर भी आप जरूर डॉक्टर केसवानी जी उत्तर दीजिएगा, वो छूट गया आपकी बातों में। बार बार जब कभी राम सेतु का मुद्दा उठा तो इन्होंने कहा कि आप भी वही जवाब देते जो कभी कांग्रेस ने दिया था। आज आप वही जवाब देकर के कैसे राम भक्त बने रह गए और वो कैसे राम विरोधी हो गए, इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी ने मांगा है बार बार। देखिए, वो तो अपने जो इनका जो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं ये, और ये उस वर्ग को खुश करने के लिए ये काम करते हैं, ये उसको खुश करने के लिए काम करते हैं। अरे हम तो वर्ग विशेष की राजनीति करती है कांग्रेस। प्रमोद जी, हम पूरी सृष्टि को बिगड़ राम के नहीं मानते। राम तो हमारे आस्था के केंद्र बिंदु में, हर 130 करोड़ भारतवासियों के दिल में बसने वाले राम है, कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। उस राम को हम कैसे ये कांग्रेस ने दुस्साहस किया देश में, ये दुस्साहस किया तो इसलिए 440 से 40 पे आ गए। इसलिए कांग्रेस आज प्रासंगिक नहीं है। ये जो एक दो छोटे प्रदेश है ना, वो आने वाले समय में ये वहां नहीं रहेंगे। पुनीत जी, देश में तो ये डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे। विपक्ष से क्वेश्चन करना है शर्म की बात है। आपको सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। विपक्ष का तो काम है क्वेश्चन करना, प्रश्न चिन्ह लगाना आपके कामों पे, पर आप बताइए ना, जवाब दीजिए ना। आपका जवाब क्यों नहीं दे रहे? प्रमोद जी, वर्ग विशेष की राजनीति कांग्रेस करती है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी सबके बीच में बार बार कहती है टंकी की चोट पर कि एक वर्ग विशेष को आपने खुश किया और इस वजह से आज आपको राम भक्त सिद्ध करना पड़ रहा है। प्रमोद जी, संसद में इनके कैबिनेट मंत्री जवाब दिए कि हमारे कोई लोग जवाब दिए हैं? पुनीत जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसद में जो जवाब दिया वो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस के किसी ने जवाब दिया? अरे भाई, इन्हीं के मंत्री जी ने राम मंदिर, राम सेतु के लिए उन्होंने जवाब दिया। सीधी सी बात है। एक्चुअल में देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। अभी ये सज्जन हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से बोल रहे हैं कि हम 4 से 14 में आ गए, इसमें आ गए। अरे हमने तो अभी नहीं कहा ना कि आप कैसे 55 से 14 में आ गए छत्तीसगढ़ में। अरे ये कोई विषय नहीं होता। विषय की गंभीरता को समझिए आप कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 75 वादे देश के नागरिकों से किया। हम जो आवाज लगा रहे हैं वो 130 करोड़ लोगों की आवाज है जिसको आपसे पूछना चाहते हैं। अब जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आप केंद्र बिंदु है, ये आपकी कौन सी मानसिकता है? जब हम आपसे बेरोजगारी की बात करते हैं कि 14 करोड़ बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ आपने वादा किया था, उस पर जवाब अगर मांगो तो ये दूसरी बात करना चालू कर देते हैं। संजय जी, आज पेट में दर्द इस बात का है बात करें, कि भूपेश बघेल जी अधिकारों की बात करें तो फिर आप तब से गोधन न्याय योजना सर्टिफिकेट देते हैं, उत्तर दीजिएगा इस बात का। आज तक ये गाय के नाम पर वोट मांगने आए, राम के नाम पर वोट मांगे, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? केवल भगवान के नाम पर विकास किया, हमने देश का विकास किया है। जीवन में क्या आप आके तो देखो, आपने जीवन में अपने कुछ किया? संजय जी से संजय जी भी आपकी पार्टी, संजय जी देखिए प्रमोद जी, ऐसा विषय है, अपनी पॉलिसी पर कोई चर्चा नहीं की। देखिए ऐसा विषय है प्रमोद दुबे जी और कांग्रेस के नेता, सबसे अनुरोध है जरा संजय जी रोजगार, 1 मिनट के लिए, रोजगार का विषय हो, हम लोगों ने भी चंदा दिया है, लेकिन हमने ढिंढोरा नहीं पीटा है। देख, अरे आप तो देखो रोजगार मेले, अरे तो बताना पड़ रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के चंदा दिया है, चंदा देते हो, पर आप लोगों ने क्या किया? मनोज जी, क्या और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, चूंकि अब ये चुनावी साल है, अब जरा बिल्कुल चुनावी पॉलिटिक्स पर अगर हम केंद्रित होकर भी सवाल को देखें, जिस सवाल को कांग्रेस ने उठाया, आप कैसे डील करेंगे? सरकार यहां आपको चलानी, जवाब यहां आपको भी देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। आप बार बार केंद्र की तरफ क्या कोई आरोप या केवल अधिकारों के लिए पत्राचार करते हैं, उस पर भी सवाल उठाए गए। आप डील कैसे करेंगे इस मुद्दे से? पुनीत जी, हम विकास के आधार पर, काम के आधार पर वोट मांगेंगे। हम कोई गाय की सेवा कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना लाए हैं, गौठान बना रहे हैं, राम पथ वन गमन बना रहे हैं, कौशल्या माता के मंदिर जो चंदखुरी में है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, याद नहीं आई, जिनकी माँ की राम की बात कर रहे हैं। ये हम इन विषयों पर वोट नहीं मांगेंगे।
हम उन विषयों पर वोट मांगेंगे कि हमने जो कहा उसको 2 घंटे के अंदर भूपेश बघेल जी की सरकार ने पूरा किया। 5 डिसमिल तक के जो जमीन की रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दी थी, जिसमें हजारों लोगों की शादियां नहीं हो पा रही थी, उसको कांग्रेस की सरकार आती भूपेश बघेल जी ने शुरू किया। हमारे पास बताने के लिए आज 2650 रुपया में अगर धान खरीदी हो रही है, 1,10,000 टन को धान अगर खरीद रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, चलिए आपने कहा विकास के आधार पर। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी अगर गाड़ियां केंद्र में आपने सरकार में आने से पहले भी वायदे किए थे, 2 बार जनता ने आप पर देश में भरोसा किया, क्या उन वायदों को पूरी तरह से हटा करके धर्म या आस्था से जुड़े मुद्दों पर ही आप चुनाव लड़ेंगे, भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। यही कारण है कि हम देश में विकास की अनेक योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में, हमने तो विकास की ही बात की, हमने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमने सड़कें बनाने का काम किया, हमने उद्योगों को लाने का काम किया। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, पर ये लोग जिनके पास खाते में कुछ भी नहीं है, 60 साल में ये नहीं कर पाए, आपके पास हमने जरा बता 8 साल में करके दिखाया। आपने अपने प्रदेश में कितने MOU किए उसी को बता दीजिए। यही आप देश की बात कर रहे हैं, आपने अपने प्रदेश में कितने, आपने कितने खाली सबमिट तो कराया आपने, अरे आपने केवल सबमिट कराया है, कोई उद्योग आपके यहाँ कभी नहीं आया। संकल्प लिया तब जनता ने हमें 2019 में आशीर्वाद दिया। जी, दोगले साहब कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं इन लोगों ने, सब लोगों ने दोगले साहब कितने रोजगार के मौके कहाँ दिए इन्होंने, ये बताएं। किसानों के लिए डैम कितने बना दिए इन्होंने? एक डैम बनाया था 350 करोड़ का, वो डूब गया वो भी। इसके अलावा काम क्या किया ये तो बताएं। आप काम कभी किनारे को तैयार नहीं है। आप रोजगार की बात करो ना, आप गरीबों की बात करो ना, महंगाई की बात करो ना, ये बात करते नहीं है, जवाब देते नहीं है। हमारे क्वेश्चन का जवाब दो ना, वो डैम क्यों भेजा था आपकी सरकार ने बना था वो? अब इस पूरी डैम पे कार्रवाई की गई, अधिकारियों को निलंबित किया गया और गारंटी पीरियड में डैम था, गारंटी पीरियड में था। अगर 35 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जो इस बार हुई है, और आपने क्या काम किया? अरे आपने थोड़ा सा एक बार और फिर से उस मूल मुद्दे पर लौटते हैं, एक बार फिर से मूल मुद्दे पर लौटते हैं। डॉक्टर केसवानी 1 मिनट, डॉक्टर केसवानी 1 मिनट दीजिएगा। संजय जी एक बात का उत्तर दीजिए। संजय जी, आप चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी विपक्ष में आप भी सवाल उठाते हैं, अगर सवालों को उठाने पर कोई आपके ऊपर कोई तमगा दे दे, आपको कोई सर्टिफिकेट दे दे, क्या ये बात बीजेपी को मंजूर होगी? फिर यही काम केंद्र पर सवाल पूछने पर कांग्रेस के लिए आप क्यों करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी कहीं किसी प्रकार का इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त नहीं करती है। प्रश्न पूछना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए, और हर प्रश्न का जवाब देना चाहिए, केवल घपलतबाजी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आज हम छत्तीसगढ़ की बात करें, यदि हम छत्तीसगढ़ में भी प्रमोद दुबे जी कह रहे थे कि हम विकास के मामले को लेकर जाएंगे, यदि मैं विकास की बात करता हूं तो विकास को तो राहुल गांधी जी ने पागल कह दिया था पिछले चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, सबको याद है, बहुत चर्चाएं हुई थी। मैं तो यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, कह रहे हैं कि हम तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं ना, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? शराबबंदी के मुद्दों को मुंह मिला, आप चेहरा मिला पाएंगे क्या? महिलाओं के साथ में जो वादा किया था आपने शराबबंदी का, युवाओं के साथ में आंख से आंख मिला पाएंगे? जो आपने कहा था कि 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, सहायता समूह की बहनों से आंखें आंख मिला पाएंगे? हम जर्सी गाय देने का वादा नहीं करेंगे, ये तमाम प्रकार के विषयों हर घर से रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं। सुन लीजिए और प्रश्न पूछना चाहिए। हर घर में बस्तर में जर्सी गाय देंगे, 22 किलो 22 लीटर दूध देगा, ये बात हमने नहीं यदि आप भारत देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में, आप यदि हिंदू वर्ग से पूछेंगे कि राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, राम का अस्तित्व है कि नहीं, तो हर एक हिंदू खड़ा होगा, ये हमारी आस्था का केंद्र है। अभी आप कह रहे थे ना कि भैया ये आपका पेटेंट है क्या, आपने थोड़ी ना बनाया, जरा निकाल लीजिए क्या ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में जो निर्णय हुआ था, वो केंद्र सरकार को ही आदेश दिया गया कि इसका निर्माण कराइए, इसके प्रबंधन बनाइए, ट्रस्ट कमेटी करिए और निर्माण के लिए प्रबंधन। पढ़ लीजिए उस ऑर्डर में क्या लिखा था। यदि आप ईमानदारी के साथ में राम मंदिर के बाद में करते, कोर्ट आपकी सरकार को और कांग्रेस को आदेश देता कि आप इसका निर्माण कराइए, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आपको
साहब उत्तर देना चाह रहे हैं आपके बात का। तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति कर रहे थे, विपक्ष नहीं था, इसलिए आपका प्रशंसक हिंदुस्तान के एक घर में चला गया है कि आप लोगों को सुन पाए लोग, इतना आप लोग कम से कम एक दूसरे को टप करें कि सुन पाए। जी डॉक्टर दोगने, आप अपनी बात रखें पहले। वहाँ के अयोध्या के महापौर का तो जवाब देते, महापौर और संपत राज जी ने संपत्ति कैसे खरीदी थी ट्रस्ट में, और कितने की संपत्ति कितने में खरीदी थी। केसवानी जी हर चौक पर खड़े होकर राम का विरोध करने वाले लोग इस तरह की स्थिति उत्पन्न करें। सत्ता लोलुपता होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आस्था के केंद्र को आप भुला दें। राम मंदिर पर सवाल खड़ा कर दिया आपने। संजय जी, घर के अंदर में भगवान राम की पूजा करेंगे, लेकिन राजनीतिक हितों के लिए सड़क पर आकर आप कहेंगे कि राम विरोधी हो जाएंगे। चलिए रंजन जी से एक सवाल पूछो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा उनको भी सुनिए। रंजन जी, आप ये जो पूरी परिस्थितियां देख रहे हैं, आपको लगता है राम मंदिर जब बनना शुरू हो गया, तारीख सामने आ गई कि ये इस तारीख को बनकर सामने आ जाएगा, तब भी हमने पूरे देश में छिड़ती हुई एक बहस देखी थी। अब की बार 2024 के लिए अभी से आपको लगता है इस तरह के आवरण तलाशे जा रहे हैं, चाहे वो धर्म के मामले में हो, दूसरे मंदिरों के बारे में हो, किसने पहल की, कौन कितना आगे बढ़ा, क्या इन मुद्दों पर चुनाव, सेंटिमेंटल मुद्दों पर चुनाव होगा 24 में? नहीं, हर बार होता है। देखिए, जब भी चुनाव आता है और पास में जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा ऐसे मुद्दे आते जाएंगे। मेरी नज़र में देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की आय का मुद्दा हो, महिलाओं सशक्तिकरण का मुद्दा हो, उतने ही बड़े मुद्दे हैं जो दूसरे मुद्दे हैं। लेकिन दुर्भाग्य भारत का ये है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो सेंटिमेंटल, जिसकी बात आप कर रहे थे, ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं। जनता भी उसमें आती है, पार्टी भी आ जाती है और ये मुद्दे आगे आ जाते हैं। चूँकि राम मंदिर का एक अनाउंसमेंट भी हो गया है, जनवरी में तैयार हो जाएगा, तो जाहिर है इसका टाइमिंग ऐसा है कि ये मुद्दा सामने आएगा ही आएगा। रंजन जी, इस पर भी आप बात रखिए। कांग्रेस ने कहा कि ये सब आप अदालत के आदेश पर कर रहे हैं। हमने जो छत्तीसगढ़ में किया राम वन परिपथ को लेकर के, वो हमने स्वेच्छा से किया, जबकि 15 वर्ष आपने यहाँ सरकार चलाई, आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। क्या इसका लाभ मिलेगा छत्तीसगढ़ में, आपको लगता है? देखिए, दोनों जगह ये मुद्दा जो राम पथ का है, कॉमन मुद्दा है। मध्य प्रदेश भाजपा का जो चित्रकूट है, यूपी से आके मध्य प्रदेश में आता है, दोनों जगह डिवाइड है, और छत्तीसगढ़ का एक कॉमन मुद्दा है। जाहिर अभी भी बहुत कुछ काम उस पर नहीं हुआ है। कांग्रेस जो वचन पत्र लाई थी उसमें मुद्दा था, भाजपा पहले मुद्दा उठा चुकी थी, भाजपा ने फिर पिछली बार उस मुद्दे को उठाया और फिर इस मुद्दे को उठाएगी। अभी कितना काम हुआ, अभी उसमें सेंट्रल का भी रोल है। जो सेंट्रल ने की स्कीम है, प्रसाद स्कीम है, उसमें कुछ काम अभी हो रहा है। तो जाहिर है जो काम करेगा उस मुद्दे को उठाना चाहेगा, और मुझे लगता है कि ये भी बहुत प्रमुख मुद्दा होगा चुनाव आने तक। संजय जी, अभी आप विकास को लेकर के आपने बात सुनी, प्रमोद जी ने जो कहा कि हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे। अब जरा देश के चुनाव भी अगले ही वर्ष होने हैं, क्या देश के चुनाव में देश की सरकार विकास के मुद्दे पर या अपने पुराने वायदों पर जा पाएगी या सेंटिमेंटल मुद्दों के आधार पर जा पाएगी? आप भी उसी पार्टी से जिसकी सरकार देश में चल रही। नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी के सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष बीते हैं। जिस तरीके से हम कोविड की बात करें, हम राशन की बात करें, गरीब कल्याण की बात करें, पूरे देश के अंदर में सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास, मैं कितनी योजनाओं को, घंटे भर योजनाओं को बता सकता हूं कि इन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी और गरीबों का कल्याण किस तरीके से, जो काम कांग्रेस से 50-55 साल में नहीं किया, उन कामों को अंजाम दिया। बड़े बड़े जो मुद्दे थे जिस पर हम पर हमला होता था, आर्टिकल 370 से लेकर तमाम प्रकार के 3 तलाक, सब विषयों को जिस तरीके से मोदी जी ने सॉल्व किया है। ये तो सत्ता भोगी लोग हैं, 50 साल तक सरकार आई, सरकार चल रही है, बढ़िया है, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, सरकार आ रही है, लेकिन कार्य आधारित जो सरकारें रही हैं उस पर मोदी जी ने विश्वास जीता है और उसी का परिणाम था। इस बात से कार्य आधारित है मोदी सरकार की चीजें हैं। 2019 में मोदी जी हार जाएंगे अधिकांश सीटों को। देखिए पुनीत जी, आपके सामने केवल कुछ माह पहले आपको हिमाचल प्रदेश के चुनाव को आप देख लीजिए, कम से कम 20 से 25 माननीय प्रधानमंत्री जी की गुजरात भी सुन ले प्रमोद जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी वहीं रहते हैं, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी वहीं रहते हैं। तो ये एक लिटमस टेस्ट है इनका। चलिए ठीक है, अब जरा एक एक करके आप सभी अपना फाइनल स्टेटमेंट जरूर रखें। संजय जी, आपसे शुरू कर रहा हूं, सबसे गुजारिश है एक बार अपने फाइनल स्टेटमेंट रखने दें, 20-20 सेकंड में अपनी बात रखें। ये सर्टिफिकेट बांटने वाली बात जो कांग्रेस ने की है 24 में बीजेपी से कैसे डील करेगी? चुनाव। संजय जी,
जी पुनित जी, आप कैसे इस सवाल से डील करेंगे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सर्टिफिकेट बांटते हैं? फाइनल कमेंट आपका। नहीं देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का डिप्रेशन, ये देखिए ये तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। उनको भी मालूम है कि ये कांग्रेस बदनाम हो चुकी है आम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर, इसलिए वो इस चीज को मोल्ड कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर में केवल भ्रम की राजनीति चल रही है, भ्रम की राजनीति, और वो हर दिन कोई ना कोई भ्रम पैदा करना चाहते हैं आम जनता के बीच में। ठीक मुझे है, लगता है ये प्रमोद जी आपका इस मुद्दे पर कि न तो 23 में कुछ मिलना है, न 24 में कुछ मिलना है। देखिए पुनीत जी, बस मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, रुपया अगर गिर रहा है तो आप ये मत बोलिए कम से कम कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अपनी कमी खामियों को देखिए। ये देश में अगर प्रजातंत्र है, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, और जिस दम पर ये इतनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उस संविधान को बनाया है। उसी संविधान के आधार पर अगर लोकतंत्र को कांग्रेस ने अगर जिंदा रखा है तो हम मुद्दों की राजनीति किए हैं। आज तक कभी भगवान के नाम में लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और जनता इनको सर्टिफिकेट दे चुकी है। पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इससे जनमत है 130 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो यह चाहते हैं कि भगवान श्री राम जो हमारे आस्था के केंद्र बिंदु हो, उनका भव्य मंदिर बने, और उसमें हमारी सरकार ने पहल करते हुए डॉक्टर आर के दोगले साहब, कांग्रेस तैयार है भावनात्मक मुद्दों वाली राजनीति में आगे बढ़ने के लिए 23 में भी 24 में भी? फाइनल आपका देखिए पुनीत जी, कांग्रेस विकास की बात करती है और विकास को मुद्दों को लेकर जाएगी। भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। 20 साल से सरकार इनकी बैठी हुई, और केंद्र में भी सरकार 10 साल होने जा रहे हैं। ये सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर रहे। विकास का मुद्दा बिल्कुल हावी रहेगा, और विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग जाएंगे और चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आप देखिए यह भारत की जनता समझती है। रंजन श्रीवास्तव जी, सबको सुनने के बाद आपका फाइनल कमेंट। भावनात्मक मुद्दे पहले भी उठे, अब भी उठेंगे, लेकिन क्या इसमें कांग्रेस कड़ी टक्कर दे पाएगी? क्योंकि हम विशुद्ध तौर पर चुनावी माहौल को देख रहे हैं। देखिए, पूरी कोशिश कर रही है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अपबीट है कांग्रेस में, एक नए उत्साह से कांग्रेस सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि जो अभी 8 राज्यों का चुनाव होगा, सेमीफाइनल होगा, फाइनल 24 में है, तो कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि एक नए सिरे से अपना जो उनका जो जड़ था, जो रूट था, उसको वापस लाएं और बीजेपी को टक्कर दें। चलिए, बहुत लंबा वक्त नहीं है। 23 में देखते हैं कौन सा दल किस आधार के ऊपर अपनी लाइन को आगे बढ़ाता है, भावनात्मक या कार्य, देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय को डिकोड करने के लिए, अपनी राय व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।